नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। 3 एप्लीकेशन में से हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कवर कर ली थी और बाकी को हमने थोड़ा समझा था। आज हम सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था, हम ये देखते हैं। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था कि किसी भी यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे बोला गया कि एसआई यूनिट्स को सीजीएस में चेंज करना है, सीजीएस को एसआई में चेंज करना है। तो उसको हमने समझा था हम कैसे चेंज करते हैं, उनके पावर्स के चेंज में कैसे भी हमने वो कल हमने समझा था। तो उसके लिए आपने क्या किया था, आपने उसकी एप्लीकेशन का डिस्कशन किया था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और उसके जो डायमेंशंस है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट के लिए हमने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको जिसका वैल्यू आया था 5/18। लास्ट में आंसर आया था। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि उसमें क्या था कि जो एमकेएस था उसको मतलब एसआई पद्धति थी उसको हमने किसमें चेंज करनी थी, सीजीएस में चेंज करनी थी। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया था। 5/18 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि आगे हमारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में वर्क करेगा। तो आज हम सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन किया है। सेकंड एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि सेकंड एप्लीकेशन है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि समानता। समानता क्या होता है, इक्वालिटी। मतलब इक्वालिटी का मतलब हो गया कि हमने बोला कि जैसे बोला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर। कैसे, जैसे हम मैथ्स में करते थे। मैथ्स में तो हम कर देते थे कैसे, कुछ भी ट्रिक लगा के हम कर देते थे कि ताकि इसको प्रूव कर दें। पर इसमें क्या है, हमें डायमेंशंस का जब तक नॉलेज नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें डायमेंशन का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको डायमेंशंस के लास्ट वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। बारी बारी बोलता हूं कि फिजिक्स चैन रूल के अकॉर्डिंग चलती है, तो आपको लास्ट वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे और उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड रूल पढ़ते हैं, इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन फिजिकल रिलेशन आर सेम। क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि LHS बराबर RHS। मतलब कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों का डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जितने भी हमारा फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होंगे उसमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसमें जो सूत्र लगाएंगे उनकी डायमेंशन हमेशा बराबर आएगी। कल भी बोला था कि 5 किलो बराबर 5 मीटर नहीं हो सकता, 10 किलो बराबर 10 मीटर नहीं हो सकता। मतलब क्वांटिटी हमेशा सेम होती है, क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस क्या होगी, सेम होगी। वापिस समझेंगे, फिजिकल डायमेंशंस जो होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। चाहे किसी भी फॉर्मूले की बात करेंगे हम कैसे होगी उसको हम प्रूव करेंगे। कल हमने बताया था कि जो मास है वो मास के बराबर की बात मेजर करेंगे, जो मीटर है वो लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब मीटर में करेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि जो फिजिकल रिलेशन है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। किसके, डायमेंशंस के। डायमेंशन के फिजिकल रिलेशन बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इससे पहले हम अगर इस थ्योरी को नहीं समझ पाए, उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप इस थ्योरी को समझ जाएं। तो ये क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, उससे पहले आपको मैं थर्ड लॉ भी समझाऊंगा ताकि आपको इस लॉ के बारे में पता लगाए। द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब इसमें बोला गया है कि ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करो जिससे हम डायमेंशन से सूत्र निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, दोनों को बराबर प्रूव किया, दोनों को हमने बराबर लिखा। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है कि डायमेंशन से हम क्या बना देंगे, फॉर्मूला बना देंगे। अरे वाह, डायमेंशन से फॉर्मूला कैसे बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे। डायमेंशन से फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे कि हम उसका, जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया था उसके रिलेटेड तो नहीं बोल सकते, उसकी तरह ABC जरूर मानेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, पर हम उसकी तरह करेंगे। उसमें क्या लिखा है, यूज ऑफ होमोजेनिटी, मतलब समानता वाला यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब हमारी डायमेंशन है वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम किसी भी क्वांटिटी के लिए जो उसका एक्सप्रेशन है उसको हम
एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। मतलब किसी भी विमीय मतलब विमीय से हम उसका सूत्र निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। मतलब किसी भी विमा से हमें विमा पता होने चाहिए, ये नहीं है विमा हमें देगा, नहीं, विमा नहीं देगा। मतलब आपको सिंपली बोला जाए कि आपको बोला जाए कि ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे इस सरफेस पे पड़ा है, तो इस सरफेस पे पड़ा है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो हमें पता लगेगा, और उससे हम इसके जो है उसका आंसर या क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या था, इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। सेकंड में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे। सेकंड में हम क्या कहेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए एक मिनट मार्कर उठा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी डायमेंशन से फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसकी डायमेंशन से हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब एक बात समझना जी, ये आपके 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1 2 3 एंड 4। ये जो 2 क्वेश्चन है वो इस पे डिपेंड करते हैं और ये 2 क्वेश्चन इस पे डिपेंड करते हैं। अब एक चीज समझना, बिल्कुल सिंपल चीज है कि t 2 पाई l अपॉन g रूट में, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, t को क्या बोलते हैं, l को क्या बोलते हैं और g को क्या बोलते हैं। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, t को क्या बोलते हैं, 2 पाई को क्या बोलते, सॉरी l को क्या बोलते हैं और g को क्या बोलते हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ये वापस एक बार समझ लो, होमोजेनिटी का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब समान करना है। इसका मतलब होता है कि हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे फिजिकल क्वांटिटी का। स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल आराम से करेंगे ताकि आपको पहले क्वेश्चन में ही समझ आ जाए कि हमने कैसे करा है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, हम साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या है जी, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट में l अपॉन g। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, अब कोई भी भारी चीज है वो नीचे आएगी, उसका एक्सेलरेशन, उसका त्वरण कुछ होगा, त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, उसका अगर कुछ त्वरण होगा तभी तो वो नीचे आएगी। त्वरण में क्या होता है, त्वरण में क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब नीचे बहुत स्पीड से आ रही है वो, तो किसके कारण आ रही है, ग्रेविटेशन के कारण आ रही है। किसके कारण आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण आ रही है, तो वो नीचे आ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डायमेंशन रखेंगे वो किसकी रखेंगे, एक्सेलरेशन की रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। टाइम के लिए बोलेंगे m0 l0 t1, सिंपल। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम छोड़ सकते हैं। l के लिए हम क्या बोलेंगे, m0 l1 t0। g के लिए हम क्या बोलेंगे, g के लिए हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन की, m0 l1 t माइनस 2। समझ आ गई बात। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम 1/2 लगा देते हैं। m0 l0 t1, m0 से m0 कट गया, l1 से l1 कट गया, ऊपर जाएगा माइनस का, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, तो t प्लस का 2, इसकी 1/2। अब क्या आएगा, t1 2 का आधा 1, डायमेंशन बराबर हुई या नहीं हुई, डायमेंशन बराबर होगी। मतलब यहां पे क्या था, सिर्फ t, और यहां पे क्या था, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों बराबर करती है क्या, डायमेंशंस की हमने बराबर कर दी। अब देखो जी सेकंड क्वेश्चन क्या है, यह बिल्कुल तरीके से उतार लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है जी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और एम जी एच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। जो गति में काम करती है वो गतिज ऊर्जा, जो स्थिति में काम करती है वो स्थितिज ऊर्जा। अब जी आओ इसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे और 10th में पढ़ के आएंगे। हाफ एम वी स्क्वायर को, हाफ को हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, मतलब स्थिर राशि है। m का मतलब क्या हो गया, मास, तो इसकी यूनिट लिखेंगे हम m1। v का मतलब क्या हो गया,
L1t माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लाइन से करेंगे। m का m1, g का मैंने क्या बोला था, गुरुत्वीय त्वरण के लिए हम क्या पुट करेंगे, हम त्वरण के लिए पुट करेंगे L1t माइनस 2, h के लिए क्या पढ़ेंगे L1, h के लिए L1 क्यों पढ़ेंगे, h क्या है यहाँ पर, h क्या है यहाँ पर, h क्या है यहाँ पर, h यहाँ पे हाइट है। हाइट कैसे है, हाइट ऐसे है कि हमने वॉल्यूम में पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तीन चीजें पढ़ी थी, L इंटू बी इंटू एच, तीनों में क्या था L इंटू एल इंटू एल, तभी तो L क्यूब बना था, तभी तो मीटर क्यूब बना था। तो हमने H को क्या लिया L1 लिया। हाँ जी आगे देखो जी, M1 अंदर मल्टीप्लाई करो L स्क्वायर टी माइनस 2, M1 एक और एक 2 t माइनस 2, आपको लग गया होगा कि हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। दिस इज द प्रूफ। ये देखो जी हमने प्रूफ कर दिया दोनों को इक्वल। तो आप दुनिया का कोई भी फॉर्मूला लो, उसकी डायमेंशन बराबर कर सकते हो, बशर्ते आपको उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। आपको मैंने डायमेंशंस कुछ करवाई थी और आपको मैंने बोला था वो चार्ट पढ़ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वैसे पूछना, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। फिर भी आपको मैं वापस बोल रहा हूँ, हमारे आगे पेपर्स जो आगे सॉरी चैप्टर्स आएंगे उसमें हम बराबर तरीके से डायमेंशंस और उसके जो सूत्र हैं वो पूरे प्रॉपर फॉर्मूलाज हैं उनको प्रॉपर पढ़ेंगे और उनके जो मात्रक हैं वो भी पढ़ेंगे। हाँ जी, ये दोनों आपको बिल्कुल तरीके से समझ आया कि इनको हमने कैसे प्रूव करा। t इक्वल्स टू 2 पाई रूट में L अपॉन जी। वापिस एक बार आसानी से समझ लो कि t का मतलब होता है कि टाइम, 2 पाई क्या होता है कांस्टेंट, L अपॉन जी। पर सर ये होता क्या है, ये होता है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। ये क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, हिंदी में बोले जाए तो सरल लोलक का फॉर्मूला, सरल लोलक का सूत्र। अब देखो जी इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, इसको थोड़ा सिंपल बताऊंगा क्योंकि आगे हम इसको पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में। ऐसे देखो मान लो कोई चीज है वो ऐसे किसी सरफेस पे लटकी हुई है, वो सरफेस पे ऐसे लटकी हुई है और वो ऐसे मूव कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। घड़ियां देखी है पुराने टाइम वाली, बड़ी बड़ी घड़ियां, उसमें क्या लगा होता है, ऐसे सिंपल पेंडुलम लगा होता है और वो मूव करता है। तो इसलिए हमने क्या, उसका फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया है वो क्या आएगा, 2 पाई रूट में L अपॉन जी, रूट में L अपॉन जी। ठीक है जी। अब t का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड मतलब उसका समय। अच्छा जी, अब हम देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन में क्या बोल रहा है वो, थर्ड एप्लीकेशन में बोल रहा है कि हमें वीमा से फॉर्मूला बना के दिखाओ। बड़ी दुविधा में डाल दिया, वीमा से फॉर्मूला कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बेशर्ते हमें पता होना चाहिए कि वो जो चीज है वो किस पे निर्भर कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है। आप इस फॉर्मूला को कृपया ध्यान रखें, अभी हम इसको फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे। अब देखो जी, सरल लोलक किस पे निर्भर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। सिंपल पेंडुलम उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, लंबाई पे निर्भर करता है। सेकंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत 2 बार पढ़ चुके हैं ऊपर, मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी चीज मूव कर रही है ऐसे तो वो नीचे की ओर आ रही है ना, मतलब नीचे की ओर आ रही है। अगर वहां से स्ट्रिंग टूट जाएगी, उसकी तार टूट जाएगी, वो तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ऊपर थोड़ी जाएगी। नीचे आएगी तो क्या आएगी, वो ग्रेविटी। ग्रेविटी हमने ग्रेविटी, ये वो वाली ग्रेविटी है G = 9.8 जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वो वाली ग्रेविटी है। ठीक है, कई जगह न्यूमेरिकल में 10 दिया होता है, 10 पे लिखते हैं, ये वो वाली ग्रेविटी है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, उसका एक्सेलेरेशन की जो ग्रेविटी है मतलब गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है उसका मान क्या है और उसके मास पर। ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई, कैसे, मास पे कैसे। अगर किसी चीज का मास ही नहीं होगा तो उसका एक्सेलेरेशन नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, ये तो आप समझदार हो। किसी चीज का मास नहीं होगा उसका एक्सेलेरेशन नहीं होगा। तो लेंथ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास। अब एक चीज ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम के लिए हमने देखा कि डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे। तो सारा काम किस पे चलेगा, टाइम पे चलेगा, मतलब टाइम के बराबर ही हम इसका काम करेंगे, समय के बराबर इसका काम करेंगे। तो लिखेंगे t = 2 पाई
रूट में एल अपॉन जी। समझ आई बात? अब देखो जी, टी क्या है? टाइम। अगर टी प्रोपोर्शनल रूट में एल अपॉन जी, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, इसको बोलते हैं समानुपाती। तो समानुपाती का जब समानुपाती हटाते हैं हम तो कोई ना कोई स्थिरांक लगाते हैं। अगर हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कोई ना कोई स्थिरांक लगाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको हटा के 2 को हटा के क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया, ताकि आपको झंझट ना पड़ सके। तो ये आप समझ लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए बताया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, कुछ ऐसा करना है ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। अब टी है, टी है, टी के लिए डायमेंशन क्या लिखेंगे? m0 l0 t1, मैंने सीधा लिख दी ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। m0 l0 t1 बराबर, इसको 2 लिख दो अगर लिखना चाह रहे हो तो, नहीं तो रूट में l अपॉन जी के लिए क्या लिखेंगे? अब देखो, सबसे पहले चीज ये नोट करो कि इससे पहले इसको एक बार हटाओ, इससे पहले एक चीज नोट करो कि हमने चेक किया है कि इसकी डिपेंडेंसी किस पे, इसकी निर्भरता किस पे है। ऐसे लिखो, एक तो लेंथ पे निर्भर करता है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे लिख दो या जी लिख दो, और थर्ड क्या लिखा? मास पे डिपेंड करता है। तो किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के। अब कैसे करना है? इसके ऊपर क्या लगाना है? इसके ऊपर लगाना है ए बी और सी। पहले पढ़ चुके हैं एबीसी वाला, तो कंफ्यूज ना होइएगा। इसको अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे इस पे डिपेंड करता है। आओ जी, फर्स्ट इसके लिए टी के लिए क्या आएगा? m0 l0 t1 बराबर में k लगा देते हैं। लेंथ के लिए l1 मतलब a, g के लिए g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l1 t-2, इसके ऊपर b, m मतलब मास, m के ऊपर c 1। समझ आई बात? हाँ जी सर, समझ आ गई। कैसे समझ आई? देखो, पहला हमने इसकी निर्भरता देखी लेंथ पे, मतलब लंबाई पे लिख दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी पे देखी, जो कि हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है कि एक्सेलरेशन होता है, वो उसको लिख दिया हमने बी। मास का मतलब हो गया द्रव्यमान के लिए हमने रख दिया सी। ये इसका एक मेथड है, इस मेथड से हम क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जिससे हम इसका फॉर्मूला निकाल सके, वो वाला या ये वाला जो एक बात है। अब देखो जी, m0 l0 t1 बराबर के l की पावर a मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया l की पावर b, t की पावर -2b, m की पावर c। बड़े आराम से समझो, l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b, m की पावर c। मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल चीज है, तो मल्टीप्लाई गुना करना तो होता ही आपको। के एक l 2l, l a प्लस b, वो 2l नहीं, मतलब एक l 2l प्लस करना है तो बेस सेम है तो प्लस किए। अच्छा जी, t की वैल्यू -2b और m की वैल्यू c। ठीक है, 2 से नहीं दिख रहा, ब्लैक से लिख देता हूं। अब देखो जी, m0 l0 t1, अब इसको हम समानता के नियम से क्या करेंगे? होमोजेनिटी के रूल से हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। अब c की वैल्यू क्या आएगी? सर 0 आ रही है c की वैल्यू। अच्छा जी, l की वैल्यू क्या आ रही है? 0 के बराबर क्या आ रहा है? a प्लस p। अरे वाह, t के बराबर में क्या आ रहा है? 1 इक्वल्स टू -2b, 1 इक्वल्स टू -2b। अब देखो जी, c बराबर में 0, b बराबर में 1/2, वो भी कौन सा? माइनस का, 1/2 वो भी कौन सा? माइनस का। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 0 बराबर में a -1/2, तो a की वैल्यू क्या आएगी? +1/2। तो हम देखेंगे a की वैल्यू कितनी आई है? 1/2, वो भी प्लस की। b की वैल्यू आई है 1/2, वो भी माइनस की, और c की वैल्यू आई है 0। अब हम एक चीज देखेंगे कि a b c की वैल्यू क्या क्या रखी है। इसको मैं मिटो रहा हूं, हमने फॉर्मूला इस साइड लिखा है, और ये मैं क्वेश्चन भी मिटो रहा हूं क्योंकि आपने देख लिया इसको, और हमने इस पे क्वेश्चन कर भी लिया। अब देखिए इसको, अब इसको हमने फॉर्मूला बनाना है, अब इसको यहां पुट करते हैं। t प्रोपोर्शनल l, a की वैल्यू क्या है? 1/2, g
जी की वैल्यू क्या है -1/2, एम सी की वैल्यू क्या है 0। समझ आई बात? समझ आई। अब देखो टी पर एम की 0 की वैल्यू मतलब 1 हो गया, एल का 1/2 क्या हो गया मतलब √L हो गया, और जी का -1/2 क्या हो गया अपॉन में जी आ गया। समझ आ गई? तो टी बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट हम क्या लगाते हैं 2π। हाँ एक चीज और ध्यान रखना जी, अब मैंने समानुपाती हटाया है तो उसके आगे 2π लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बोल दो कि सर जो हमारा प्रूव में करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम कोई भी कांस्टेंट लगा दे, ऐसा नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसको 2π लिखा गया है, मतलब जो हमने k लिखा था ना इसको k, वो k की वैल्यू क्या है 2π, वो मानी है, वो प्रयोगों के अकॉर्डिंग मतलब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू आई है तो रखी है, ऐसे नहीं रखी जाती। तो t इक्वल्स टू आपको तो इससे मतलब नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है, ये इन दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, तो आपको ये याद करना है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आप दूसरा क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकें। टाइम का जो डिपेंडेंसी है उसकी लेंथ पर, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और उसके मास पर। अब सर एक चीज बताओ कि ये मेथड करना जरूरी है? हाँ ये मेथड करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें उसका वीमा से मतलब उसकी डायमेंशन से हमने उसका फॉर्मूला बना दिया, उसकी डायमेंशन से फॉर्मूला। दुनिया के लाखों करोड़ों फॉर्मूला अगर आपको वीमा पता है तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो, तो ये बहुत आसान हो चुका है। अब मैं इसको मिटो रहा हूं, एक बार आपको वो बताऊंगा देखना, और उसका एक चीज उसका फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं, वो फॉर्मूला आप खुद घर से डिराइव करके देखोगे, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो कल वाली क्लास में आपको मैं समझा दूंगा। अब देखो जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये होती है जी आपकी आवृत्ति, जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होती है? अब आप ऐसे तो 9वीं में पढ़ चुके हैं, आवृत्ति होती है कंपन, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब कंपनों की संख्या। इसको हम डिनोट करते हैं एन से भी करते हैं और एफ से भी करते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यू से भी कर देते हैं, अब इसमें हमने एन लिखा तो एन ठीक चलने दो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग क्या दिया है जी आपको, एन समानुपाती किसके है लेंथ के, एल की पावर ए, मास पर यूनिट एरिया, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मतलब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है जो कैपिटल एम है उसकी वैल्यू एम अपॉन एल लेनी पड़ेगी आपको, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी आपके लिए m1 l-1। इसलिए मैंने बोला है कि m, आप सर एक बात बताओ, ये मास पर यूनिट लेंथ क्यों लिया, पूरा मास क्यों नहीं लिया? अब देखो इस चीज को थोड़ा सा समझो जी, ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को इतना ले लिया, मतलब गिटार को इतना ले लिया, गिटार की इतनी तार ले ली, तो इतनी तार के अंदर हम देखेंगे कितने कंपन हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तार के अंदर देखेंगे, इतनी तार के अंदर हम कंपन देखेंगे, उसके बाद जितने इतने हिस्से किए उससे मल्टीप्लाई या उसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करने से भी होता है। तो आपको क्या करना है, इनका इसकी जो डीएल लेंथ लेंगे, डीएल लेंथ जैसे मान लो एल लेंथ है तो उसका डीएल का पार्ट का मतलब होता है उसका कुछ भाग लिया है, ये एल में नहीं, ये डीएस में भी होता है, डीए में भी होता है, मतलब हर चीज में हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज बड़ी चीज का कुछ पार्ट करते हैं तो उसका स्मॉल मतलब उसका छोटा टुकड़ा लेते हैं ताकि हम उस चीज को बता सकें। जैसे हम बता देते हैं कि एक 5 मीटर की लेंथ है, 5 मीटर में इतना करंट, अब हमने बोला इतना करंट है तो इतनी चीज उसमें कितना करंट बह रहा है वो हम बता सकते हैं, तो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने बोला इतनी मेरी गाड़ी एवरेज देती है, अगर मैं इतना चलूं और इतने का पेट्रोल डलवाऊं तो आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने किलोमीटर में मेरी गाड़ी इतना एवरेज देगी। तो आप क्या करते हो, चीजों को छोटा करते हो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हो। चीजों को बड़ा करोगे तो आपका मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए चीजों को छोटा किया जाता है। समझो वापिस, मास पर यूनिट लेंथ इसलिए लिया गया क्योंकि छोटी स्ट्रिंग में हम कंपन देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी उसकी आवृत्ति कितनी आ रही है, कंपनों की संख्या कितनी आ रही है। टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग, टेंशन को हम बोलेंगे फोर्स, क्या बोलेंगे, फोर्स को बी बोल दिया, मास पर यूनिट को सी बोल दिया। आपको मैंने सारी चीज लिख के दे दी,
आवर्ती क्या होती है, कंपनों की संख्या, इसकी यूनिट होती है 1/t, मतलब t की पावर -1, t की पावर -1। तो आपका क्या बनेगा, m0 l0 t-1। उसके बाद आप खुद करके देखोगे, अगर आपको वापस बोल रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये कल क्वेश्चन वापस रिपीट करवाऊंगा, और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, अभी आप करते हो तो आप मेरे को शाम तक कमेंट बॉक्स में बता देना, या रात तक जब भी करो आप बता देना, मैं आपका उसका जवाब दे दूंगा। नहीं तो टेलीग्राम लिंक भी है और इंस्टाग्राम लिंक भी है, वहां पर भी आप शेयर कर सकते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं बता सकूं। वापिस बता रहा हूँ, स्ट्रिंग क्या, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या, कंपनों की संख्या, उसके लिए हम छोटी स्ट्रिंग लेंगे, इसलिए मास पर यूनिट लेंथ लिया है। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, मास पर यूनिट मतलब छोटी लंबाई के लिए, मतलब मास की लंबाई के लिए। और टेंशन ऑफ स्ट्रिंग होता है एक तरह का फोर्स बोल सकते हैं, मतलब उसको तनाव बोलेंगे, उसका टेंशन का मतलब उसका फोर्स। तो उसका बल जो है वो बल क्या है, बल की यूनिट क्या लिखी थी हमने, m1 l1 t-2। कैसे याद है ना, अभी m की क्या थी m1, a की क्या थी l1 t-2। तो मैं से जितना हो सके मैं बीच में बता देता हूँ आपको, और आपकी भी ड्यूटी है कि आप पिछले वाले लेक्चर को देख के थोड़ा सा आप आगे वाला रिवाइज हो जाएगा आपका। तो आपको डिपेंडेंसी बता दी, इससे आप सारा वो इक्वेशंस बनाओगे और इसको प्रूव करोगे। तो आपका आज ये क्वेश्चन है, और अपने हम संडे या मंडे या ट्यूसडे जब भी हमारा चैप्टर पूरा होता है तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सेक्शन का पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल्स में इसमें जितने भी टॉपिक्स करवा रहे हैं उस सभी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल आएंगे और हम उसको करवाएंगे। उसके लिए आपको पीडीएफ शीट या किसी भी टाइप से कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें या उसको आप पीडीएफ निकाल सकें। तो वो न्यूमेरिकल आपका एक सेशन रख देंगे 1 घंटे का या आधे घंटे का, जितना भी का भी होगा, और सभी टाइप के क्वेश्चंस में करवाए जाएंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, या पसंद आने से ज़्यादा समझ आया होना जरूरी है, समझ आया होगा। तो आप इस लेक्चर को देखें, इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखें ताकि उसको इससे करेक्टेड आप कर पाओ। अगर आप फिजिक्स को करेक्टेड करना स्टार्ट कर पाओगे तो आपको फिजिक्स आने स्टार्ट हो जाएगी, और फिजिक्स आने स्टार्ट हो जाएगी तो आपके मार्क्स कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स कई बार कटते हैं। तो फिजिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है, पर उसको समझना आपको कैसे समझ रहे हो उसको डिपेंड करता है। तो आप इस लेक्चर को देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि ये लेक्चर करें, और रेगुलर क्लास हमारी रहेगी। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने लेक्चर ना डाला हो, रेगुलर क्लास रखना चाह रहे हैं। तो आपकी थोड़ी मॉरल ड्यूटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को बताएं और आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी जो भी नीडी है, जिसको लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो लेक्चर उसको पा सके। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लेक्चर 30 मिनट, आधे घंटे का लेक्चर होता है। तो 30 मिनट का लेक्चर अगर आप देख के 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, जो क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो आपका 11th का ऑलमोस्ट सिलेबस हम यहीं पे करवा देंगे, मतलब सारा सिलेबस करवाएंगे, जिससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब आप क्या करोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको सिर्फ बुक में देखना है और आपको पढ़ना है थ्योरी जो आप अपने माइंड सेट में रखना चाहते हो। तो हम अपनी उम्मीद अपने पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप उतनी उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ना चाहोगे, ताकि आपके फ्यूचर उतना ही ब्राइट हो सके। चाहे आप नीट में, मेडिकल में जाओ, चाहे आप किसी भी आईआईटी में जाओ, या किसी भी टाइप से आप कंपटीशन एग्जाम का एग्जाम देना चाहो। तो आप आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, क्योंकि एप्लीकेशन हमने कवर कर ली, हम इसके फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर को आप आराम से देखें और घर पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच।